हेलो फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले उसको जाकर सुने। अब तक आपने पढ़ा सलोनी के पैर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर साहब उसके पैर पर मरहम लगाते हैं। उसके बाद किशोर जी बाकी सबके साथ डॉक्टर साहब को नीचे छोड़ने जाते हैं। थोड़ी देर बाद चेतन जब सलोनी को लिटाकर नीचे आता है तो नीचे का नज़ारा देखकर चेतन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि अब वह शैतान छवि पर हावी हो चुका है और सलोनी के पैर को हाथ लगाने की वजह से डॉक्टर साहब की जान लेना चाहता है। चेतन किसी भी तरह छवि से डॉक्टर साहब को बचा लेता है। डॉक्टर साहब को गुस्से में एक तरफ छोड़कर छवि वहीं सोफे पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगती हैं। तभी अचानक छवि बुरी तरह चीखने लगती है। अब आगे छवि को अचानक इस तरह चीखता देख वहां खड़े सभी लोग अपने कानों पर उंगलियां रख लेते हैं, लेकिन फिर भी छवि की आवाज़ से अपने कानों को नहीं बचा पाते। छवि की चीखें इतनी भयंकर थी, कोई पास से सुन ले तो शायद उसके कान के पर्दे फट जाए। तभी किशोर जी की नज़र दरवाजे से अंदर आते प्रकाश जी पर पड़ी। प्रकाश जी मंत्र का उच्चारण करते हुए अंदर आ रहे थे। प्रकाश जी को आता देख छवि गुस्से में जोर जोर से चीखी, मारने लगी। प्रकाश जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छवि की ओर बढ़ रहे थे। छवि पीछे हटते हुए चिल्ला रही थी, तू फिर आ गया? मैंने तुझसे कहा था दूर रहे मुझसे, वरना अपनी जान से जाएगा। लेकिन लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है, तभी तो तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। कहते कहते छवि पीछे हटते हुए दीवार से सड़ गई। प्रकाश जी भी धीरे धीरे छवि के पास आ गए और अपनी जेब से भभूत निकालकर जैसे ही छवि के माथे पर लगाने को हुए, छवि ने प्रकाश जी की तरफ झुककर जोर से चीखते हुए अपने दोनों हाथ प्रकाश जी की छाती पर दे मारे और वहां से भागकर छत पर चली गई। छवि का धक्का इतना जोरदार था कि प्रकाश जी पीछे जाकर गिर गए। उनके हाथ से सारी भभूत वहीं फैल गई। प्रकाश जी को इस तरह गिरता हुआ किशोर जी और चेतन जल्दी से भागकर प्रकाश जी के पास आए और उन्हें उठाते हुए किशोर जी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले, माफ़ करना प्रकाश जी, हमारी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है। प्रकाश जी खड़े होते हुए खुद को संभालते हुए बोले, किशोर जी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो शैतान है वो बहुत शक्तिशाली है। आप एक काम कीजिए, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करिए और मंदिर में दिया जलाइए। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। चेतन बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, कहकर प्रकाश जी चेतन के साथ ऊपर चले गए। अनीता जी पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर मंदिर में दिया जलाने लगी। किशोर जी डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, माफ़ करना डॉक्टर साहब, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। डॉक्टर साहब परिस्थिति को समझते हुए बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं भाई साहब। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपके घर की सारी बला जल्दी से टल जाए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। किशोर जी और अनीता जी जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि प्रकाश जी जिस कमरे में छवि थी उसके बाहर चौक पूर कर वहाँ एक माला रखकर जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई भी हरकत न होने की वजह से प्रकाश जी भी हैरान थे। तभी चेतन आंखों में सुकून की चमक के साथ बोला, अंकल लगता है वह शैतान डरकर भाग गया है, तभी कोई हरकत नहीं कर रहा है और छवि अंदर बेहोश हो गई होगी सलोनी की तरह, वरना तो वह शैतान अब तक तबाही कर देता। चेतन की बात सुनकर प्रकाश जी चेतन की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ बेटा तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता और यही सोचता, लेकिन ऐसी आत्माओं से हमारा सामना होता रहता है। मैं जानता हूँ ये लोग क्या क्या नाटक कर सकते हैं। इतना कहकर प्रकाश जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, डर कर बैठ गया है क्या अंदर, या फिर हिम्मत नहीं है मुझसे सामना करने की? बस एक भपूत से ही डर कर भाग गया? तुझे काबू करना बहुत मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। अगर हिम्मत है तो बाहर निकल, कहकर प्रकाश जी दरवाजे पर खटखटाने लगे। जैसे ही प्रकाश जी ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। प्रकाश जी ने अपनी माला उठाई और जैसे ही अपना दायां कदम अंदर रखा, कमरे से एक बहुत भयंकर बदबू आने लगी। प्रकाश जी ने अपनी नाक बंद की और अपना दूसरा कदम भी कमरे के अंदर रख दिया। चेतन हैरान होते हुए बोला, लेकिन अंकल ये बदबू है किसकी? प्रकाश जी बोले, यह जो शैतान है यह उसी की बदबू है। इससे पता चलता है यह कितना पुराना है, न जाने कब से इसकी रूह भटक रही है। किशोर जी परेशान होते हुए बोले, लेकिन प्रकाश जी मेरी बेटी कहाँ है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। किशोर जी की बात सुनकर प्रकाश जी अपने कदम बढ़ाने लगे। किशोर जी और चेतन भी उनके साथ साथ चलने लगे।
जैसे ही प्रकाश जी की नज़र टेबल के पीछे बैठी छवि पर गई, प्रकाश जी दबे दबे पाँव से छवि की ओर जाने लगे। जैसे ही किशोर जी और चेतन प्रकाश जी के साथ छवि के सामने पहुंचे, छवि को देखते ही किशोर जी और चेतन जोर से चिल्ला पड़े, छवि ये क्या कर रही है तू? उसने देखा कि छवि के हाथ में एक चूहा था जिसे वह आधा खा चुकी थी। प्रकाश जी हिम्मत करते हुए बोले, बेटा छवि चलो बाहर निकल के हाथ मुंह धो लो। प्रकाश जी की बात सुनते ही छवि नजरें तिरछी करते हुए प्रकाश जी की तरफ देखने लगी। किशोर जी बोले, चल बेटा हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले, कुछ खा ले, मैं तेरे लिए कुछ बनवाता हूँ, बता क्या खाएगी? तू मेरे लिए मुर्गा लेकर लाया था ना, देख अब मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, चूहा। धीमी आवाज में छवि जोर जोर से हंसते हुए चूहे को हिलाने लगी। खाए हुए चूहे को अपने सामने देख किशोर जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। छवि वहां से उठकर पूरे कमरे में टहलते हुए जोर जोर से हंसने लगी और हाथ में पकड़े चूहे को पूंछ पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगी। जैसे ही प्रकाश जी छवि की ओर बढ़े, छवि ने उस चूहे को मुंह में दिया और उसमें से काटकर बाकी का प्रकाश जी के ऊपर फेंक दिया। यह सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि प्रकाश जी को बचने का मौका नहीं मिला। प्रकाश जी छवि को ओर देखते हुए बोले, बहुत शौक है तुझे मांस खाने का, आज तू फरमाइश कर, मैं तेरी फरमाइश पूरी करूंगा। तू समझता है इन भोले भाले लोगों को परेशान करेगा, ये तेरी हर बात मानेंगे। मुझे बता तू क्या क्या खा सकता है, मैं भी तो जानूं कितना बड़ा मांसाहारी है तू। प्रकाश जी की बात सुनकर छवि दीवार के सहारे टिककर दीवार पर जोर जोर से हाथ मारते हुए बोली, तू खिलाएगा मुझे, तू मेरी भूख मिटाएगा? अच्छा अगर तुझे इतना ही शौक है तो फिर तुझे खा लूं तो कैसा रहेगा, बता तू बनेगा मेरा शिकार? मौके का फायदा उठाते हुए किशोर जी तेज आवाज में चेतन की तरफ देखकर बोले, चेतन बेटा जा, आज मैं इसकी हर मुराद पूरी करता हूँ, जाकर चाकू लेकर आ, अगर मुझे खाने से इसकी भूख मिटेगी तो यही सही। कहते हुए जल्दी से प्रकाश जी ने अपनी जेब से भभूत निकाली और छवि के माथे पर कसकर अपना हाथ रख दिया और छवि भयंकर चीख के साथ अपने हाथ और पैर छटपटाते हुए वहीं बेहोश हो गई। प्रकाश जी कुछ पढ़ते हुए छवि के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अब बच्ची को ले जाइए, उसके कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर उस पर गंगा जल छिड़क दीजिए और थोड़ा बहुत पिला देना। चेतन छवि को उठाते हुए बोला, अंकल अब छवि ठीक तो है ना, और वो शैतान? प्रकाश जी चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा अभी यह सोचना भी मत कि वह शैतान चला गया है, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बस अपना खेल दिखा रहा है। अभी कुछ देर के लिए चला गया है तो तुम छवि को उसके कमरे में ले जाओ और पूरे घर में दिया जलाकर धूप कर देना। मैं चलता हूँ, कुछ करता हूँ उस शैतान के लिए, तब तक सबका ख्याल रखना। इतना कहकर प्रकाश जी चले गए। चेतन छवि को उसके कमरे में लेटाकर बाहर आ गया। जब अनीता जी कमरे से बाहर आई तो चेतन से बोली, बेटा छवि अभी सो रही है, कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तू जाकर सलोनी को देख ले, अंधेरा होने को आया है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके पैर में चोट लगी है। चेतन हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा सलोनी वहाँ नहीं थी। सलोनी को कमरे में ना देखकर चेतन परेशान होने लगा। फिर चेतन और किशोर जी दोनों सलोनी को आसपास ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें सलोनी कहीं नहीं दिखी। अंधेरा और गहरा होने लगा। चेतन मन ही मन में सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो वह शैतान फिर से सलोनी पर आ गया हो, न जाने अब क्या करेगा वह सलोनी के साथ। किशोर जी चेतन से बोले, बेटा मुझे नहीं लगता अब हम कुछ कर सकते हैं, हम प्रकाश जी को फ़ोन कर देता हूँ। काफ़ी देर तक आसपास ढूंढने के बाद भी चेतन को सलोनी नहीं मिली। चेतन और किशोर जी सलोनी को ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक आ चुके थे। आगे का रास्ता भी सुनसान सा हो चला था। बस रोड पर एक दो गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। तभी चेतन को किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही चेतन खुश होते हुए किशोर जी से बोला, पापा ये आवाज़ सुनी आपने, यह सलोनी की आवाज़ है। चेतन की बात सुनकर किशोर जी बोले, लेकिन सलोनी यहाँ कैसे और यहाँ कब आई? किशोर जी की बात सुनकर चेतन एकदम से चुप हो गया। चेतन के चेहरे पर परेशानी को भांपते हुए किशोर जी बोले, चलो देखते हैं। कहकर किशोर जी और चेतन सलोनी को आसपास ढूंढने लगे। तभी अचानक चेतन की नज़र सड़क के किनारे खाली मैदान के कुछ दूर बैठे लोगों पर पड़ी। उधर की तरफ से भी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ का नज़ारा देख चेतन और किशोर जी की आंखें शर्म और हैरानगी से फटी की फटी रह गई। सलोनी वहाँ कुछ लोगों के साथ बैठकर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी
और शराब पी रही थी। तभी चेतन बोला, अरे सलोनी, तुम यहाँ कब आई? बताया क्यों नहीं? अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हें खुद यहाँ ले आता। लगता है सब तुम्हारे दोस्त थे, तभी इतना हंसी मजाक चल रहा है। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिस पर इतना हंस रही हो तुम सब लोग? मैं भी तुम्हारे साथ हंस लूँगा। चेतन की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चेतन की तरफ देखते हुए हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। सलोनी उस चुप्पी को तोड़ते हुए उन लोगों से बोली, अरे तुम लोग भी किसकी बातों में आ रहे हो? चलो मेरे लिए एक और पैक बनाओ, आज मुझे बहुत पीना है। बहुत दिन हो गए मुझे पिए हुए, और खबरदार अगर तुम लोगों में से कोई भी उठकर गया तो। सलोनी की बात सुनकर चेतन बोला, अरे सॉरी, माफ़ करना यार, तुमने कहा तो था ना आज शाम को तुम्हें पीना है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक काम करो, तुम बताओ तुम्हें कौन सी ब्रांड का पीना है, मैं तुम्हारे लिए पूरी पेटी ला के रख दूँगा। पर प्लीज़ यहाँ से चलो, घर चलो, ये जगह सही नहीं है, और देखो अंधेरा भी हो गया है। चेतन की बात सुनकर सलोनी पास ही में रखे शराब से भरे गिलास को एक ही घुट में पीकर अपना मुंह साफ करते हुए चेतन की तरफ देखकर बोली, अरे तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया? तुझे भी चैन नहीं है ना मेरे बिना? घर चलो, तुम्हें जितना पीना है पी लेना। चेतन की बात सुनकर एक आदमी बोला, क्यों बे, तुझे क्या मतलब? हम इसके साथ बैठे हैं, इसके साथ पी रहे हैं, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? और वैसे भी हम इसे बुलाने नहीं गए थे, यह खुद हमारे पास आई। कहते हुए उसने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। सलोनी का हाथ पकड़ते ही चेतन गुस्से से आग बबूला होते हुए उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे दूर हटाता हुआ बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सलोनी को हाथ लगाने की? तू जानता है मेरी बीबी है ये, बस इसकी कुछ हालत ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ आ गई, और तू उसके बारे में ऐसी बातें करता है। कहते हुए चेतन अपना आपा खो बैठा और 2-3 थप्पड़ उस आदमी के गाल पर लगा दिया। वहाँ बैठे शराबियों ने चेतन को जब अपने दोस्त पर हाथ उठाता देखा तो सभी लोग गुस्से में जैसे ही चेतन पर हमला करने को हुए, सलोनी तेज आवाज में गुर्राते हुए चीख कर बोली, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। सलोनी की इतनी भयंकर आवाज आसपास के इलाके में गूंजने लगी। सलोनी को इस तरह चीखता देख और किशोर जी के अलावा सभी लोग डर जाते हैं और सलोनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी सलोनी अपना मुंह अपने हाथ से पोंछते हुए उठती है और उन आदमियों के पास जाकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को हाथ लगाने की? सलोनी की बातें सुनकर उन सब लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। जिस आदमी ने सलोनी का हाथ पकड़ा था, सलोनी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को हाथ लगाने की? या मेरी दुल्हन है शिव और शिव मेरी? वो आदमी दर्द के मारे बुरी तरह चीख पड़ा। चेतन सलोनी को दूर से ही रोकते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ सलोनी, छोड़ दो इसे, इसने गलती की है, उसकी सज़ा इसे मिल जाएगी। और देखो तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा। चेतन की बात सुनकर सलोनी ने एक झटके से उस आदमी को दूर कर दिया और चेतन की तरफ देखने लगी। तभी सलोनी सामने की ओर भाग पड़ी। सलोनी को इस तरह भागते देख चेतन और किशोर जी भी सलोनी के पीछे पीछे जाने लगे। चेतन सलोनी का आवाज़ लगाने लगा, सलोनी सलोनी कहाँ जा रही हो? प्लीज़ रुक जाओ। सलोनी भागते हुए एक जगह जाकर रुक गई और वहाँ बैठकर हंसने लगी। चेतन और किशोर जी भी भागते भागते सलोनी के पीछे आ गए। अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाते हुए किशोर जी डरते हुए चेतन से बोले, बेटा ये तो शमशान है, बहू यहाँ फिर से आ गई, कहीं ऐसा ना हो आज फिर से कुछ और करे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने प्रकाश जी को बताया था, वह अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तभी सलोनी वहाँ एक चीता की राख जो ठंडी हो चुकी थी उसे अपने हाथों में भरकर हवा में उड़ाने लगी और अपने ऊपर डालने लगी और अपनी मुट्ठी में भरकर अपने दोनों हाथों पर लगाकर अपने चेहरे पर लगा लिया और खड़े होकर जोर जोर से घूमते हुए चिल्लाने लगी, मेरी दुल्हन तैयार हो गई, मेरी दुल्हन तैयार हो गई, मेरे लिए सज गई, मेरी दुल्हन आज मेरे घर आ गई, मेरी दुल्हन इस शमशान की दुल्हन। सलोनी के मुंह से ये सब बातें सुनकर चेतन और किशोर जी दोनों हक्के बक्के रह गए। चेतन अटकते हुए बोला, पापा सलोनी क्या कह रही है? शमशान की दुल्हन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यह अपने आप को शमशान की दुल्हन क्यों बोल रही है? और जब से वह शैतान इस पर हावी है, वह इसे अपनी दुल्हन क्यों कहता है? किशोर जी भी डरते हुए बोले, पता नहीं बेटा, ये शैतान सलोनी को अपनी दुल्हन क्यों कहता है, या तुम्हारी शादी वाले दिन से इस पर हावी है।
पता नहीं उस रात ऐसा जाने क्या हुआ। तभी सलोनी चेतन के पास आई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, हाँ तो बता कैसी लग रही है मेरी दुल्हन, देख कैसा श्रृंगार किया है। तू तो अब भूल जाओ कि तेरी शादी भी हुई है, क्योंकि तेरे साथ साथ मैंने भी इससे फेरे लिए हैं। कहते हुए सलोनी अचानक जोर से चीख पड़ी। उसके हाथ पैर एकदम से अकड़ने लगे और वहीं बेहोश हो गई। सलोनी को इस तरह बेहोश होता देख चेतन ने सलोनी को गिरने से पहले ही संभाल लिया। किशोर जी चेतन से बोले, बेटा जल्दी से सलोनी को उठा और घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, इससे पहले यह शैतान कुछ और करे, हमें घर जाना चाहिए। किशोर जी की बात सुनकर चेतन ने सलोनी को गोद में उठाया और चल दिया। तभी सामने से तेज स्पीड में एक गाड़ी आकर उनके पास रुकी। गाड़ी में से प्रकाश जी बाहर निकले और सलोनी को इस हालत में देख हैरान रह गए। प्रकाश जी को आता देख चेतन और किशोर जी ने चैन की सांस ली। प्रकाश जी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोले, बेटा जल्दी से सलोनी को अंदर बिठाओ और तुम भी बैठो, देखो उसके पैर से खून निकल रहा है। चेतन सलोनी के साथ गाड़ी में बैठ गया और किशोर जी भी। थोड़ी देर बाद तीनों घर पर आए। चेतन ने सलोनी को नीचे ही अनीता जी के कमरे में लिटा दिया। चेतन सलोनी को वहां लिटाकर बाहर आ गया। बाहर किशोर जी प्रकाश जी से बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अगर आप कुछ ना करते तो न जाने वह शैतान क्या करता। वो तो शुक्र है भगवान का कि आपने कुछ किया। तभी अचानक सलोनी बेहोश हो गई। किशोर जी की बात सुनकर प्रकाश जी बोले, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? किशोर जी मैं खुद हैरान हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया और सलोनी कैसे बेहोश हुई मैं नहीं जानता इस बारे में। प्रकाश जी की बात सुनकर चेतन बोला, अंकल आपने कुछ नहीं किया तो सलोनी ऐसे बेहोश कैसे हो गई, क्योंकि वह शैतान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। अनीता जी कमरे से बाहर निकली और बोली, यह सब काकू दादा की वजह से हुआ है। अनीता जी की बात सुनकर चेतन और किशोर जी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, क्या काकू दादा आए हैं, कहाँ हैं? अनीता जी उन्हें बताती हैं कि काकू दादा पूजा घर में कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद ही आएंगे, तब तक उन्हें कोई परेशान न करे। इतना कहकर अनीता जी छवि के पास चली जाती हैं। प्रकाश जी अचंभित होते हुए किशोर जी की तरफ देखकर पूछते हैं, किशोर जी ये काकू दादा कौन है, मैं कुछ समझा नहीं। किशोर जी बताते हैं, काकू दादा हमारे काका हैं जिन्हें सब बच्चे काकू दादा कहते हैं और हम भी, और तंत्र विद्या की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। किशोर जी की बात सुनकर प्रकाश जी बोले, फिर अब तक आप किसका इंतजार कर रहे थे? जब आपके काकू दादा तंत्र विद्या जानते हैं तो अब तक आपने बताया क्यों नहीं सलोनी के बारे में इन्हें? किशोर जी बोले, प्रकाश जी जब मुझे पहली बार सलोनी की ऐसी हरकतों के बारे में पता चला मैं तो तभी बताना चाहता था, लेकिन काकू दादा बिना बताए जंगलों में अक्सर अपनी विद्या करने के लिए निकल जाते हैं और वह कब आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है उन्हें खबर हो गई होगी हमारे घर में जो चल रहा है, इसलिए बिना बुलाए बिना बताए आ गए। प्रकाश जी थोड़े उत्सुक होते हुए बोले, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी मिलना चाहूँगा, और वैसे भी जब से पुजारी जी बीमार पड़े मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ इस शैतान के सामने। तभी थोड़ी देर बाद काकू दादा बाहर आते हैं। तभी भी सलोनी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सिर पर पल्लू रखकर काकू दादा के पास आती है और उनके पैर छूते हुए बोली, पाँव लागू काकू दादा, कैसे हैं आप? बहुत देर कर दी आपने आने में। इतना कहकर सलोनी खड़ी होकर काकू दादा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे काकू दादा, आप हमारी शादी में भी नहीं आए तो इतनी नाराजगी तो बनती है। यह बताइए क्या खाएंगे आप, चाय नाश्ता? सलोनी की बातें सबको हैरान कर देने वाली थी। सभी घर वाले भौचक्के से होकर सलोनी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि चेतन ने कभी सलोनी के सामने काकू दादा का कोई जिक्र नहीं किया था और सलोनी तो उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे न जाने कब से जानती हो। काकू दादा अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले, सदा सुहागन रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया इस बात पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी तुम जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। सलोनी सभी घर वालों की तरफ मुस्कुराती हुई रसोई में जाते जाते बोली, अरे माँ जी जरा छवि रानी को तो जगा दो, जाने कब से सो रही है, अब तो मैं भी आ गई। इतना कहकर सलोनी रसोई में चली गई। सलोनी के जाने के बाद सभी लोग जैसे मौन लिए खड़े हो गए। तभी चेतन कुछ पूछने को हुआ तो काकू दादा सोफे पर बैठते हुए सबको बैठने का इशारा करते हुए बोले, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है,
वह शैतान सब जानता है मेरे बारे में, इसलिए अपने कर्तव्य दिखा रहा है। प्रकाश जी काकू दादा को प्रणाम करते हुए बोले, लेकिन काकू दादा आप तो अभी पूजा करके आए हैं और सलोनी बेहोश भी हो गई थी, तो फिर यह शैतान इतना जल्दी कैसे आ गया? और मैंने भी कई बार कोशिश की है, यह वापस आ जाता है। काकू दादा प्रकाश जी की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, बेटा यह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है और शातिर है, और यह कोई आज का शैतान नहीं, यह लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना शैतान है। अब तक तो सिर्फ इसका कुछ अंश ही बहू के शरीर में आता था, लेकिन आज यह जिस शमशान में गया है उसके बाद यह पूरी तरह से बहू पर हावी होकर आया है। यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गया था और देखो मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। अब इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। प्रकाश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, काकू दादा अब बस बताइए करना क्या है। तभी सलोनी चाय की प्लेट लेकर आ गई और काकू दादा की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोली, यह लीजिए काकू दादा, चाय पीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस चाय में जहर हो और आप मर जाओ। चाय उठाते हुए काकू दादा हंसते हुए बोले, मैं मर गया फिर तो तुझसे तेरी दुनिया में मुकाबला करूँगा, लेकिन मुझे लगता है तू डरपोक है तभी इतनी जल्दी मुझे मार रहा है। कहकर काकू दादा जैसे ही चाय पीने को हुए, किशोर जी और अनीता जी एकदम से बोले, काकू दादा आप चाय मत पियो, क्या पता इसमें कुछ मिला दिया हो। तभी चेतन भी बोला, हाँ काकू दादा आप चाय मत पियो। काकू दादा चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे बेटा तू इसकी बातों में आ रहा है, जो खुद एक मर्द होकर एक औरत की आड़ ले रहा है, वह मुझे जहर देगा? जाने दे, तू आराम से बैठ और चाय पी। इतना कहकर काकू दादा चाय पीने लगे। सलोनी वहीं सामने कुर्सी पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गई और जोर जोर से अपने पैरों को हिलाने लगी। काकू दादा उसकी तरफ देखकर बोले, लगता है तू कुछ करना चाहता है, क्या कहना है तुझे, और तू है कौन? सलोनी अपना सर नीचे झुकाकर बोली, अगर तू इतना ही बड़ा तांत्रिक है तो पता कर ले मेरे बारे में कौन हूँ मैं। पर मैं तुझे इतना बता दूँ, यह मेरी दुल्हन है और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। कहकर सलोनी खड़े होकर घूमने लगी और पूरे हॉल में एक जोरदार बदबू फैल गई। दोस्तों आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट पे लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए और हाँ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।